अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच। लव यू सो मच। जब आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे सब लिख रहे होते हैं ना, लव यू सो मच, यकीन मैंने बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। एक एहसास होता है कि आप मुझे नहीं कह रहे, बाकियों को भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानियत से प्यार करने लगे हैं, हम इंसानियत में मोहब्बतें बांटने लगे हैं। जब भी कभी आप किसी से प्यार बांटेंगे, उसकी केयर करेंगे और उसकी मदद इस तरीके से करेंगे कि उसको पता भी ना लगे कि आपने मदद की है, और वो अपने इर्द गिर्द देखने में मजबूर है, जो कौन था ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरी मदद की है, तो उसके हाथ जब इस तरह उठते हैं या उसकी आंखें ऊपर की तरफ शुक्र के लिए उठती हैं, तो वो एक ऐसा लम्हा होता है कि जब आपकी झोली खुशियों से भर दी जाती है, आपको इतना कुछ अता हो जाता है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना कुछ दे देती है कि आप संभाल नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता होता हूँ, इंसानियत से, इंसानों से प्यार करिए। जितना प्यार करेंगे आप इंसानों से, अल्लाह ताला आपको उतना अता करेगा। नफ़रतें छोड़िए, मोहब्बतें बांटिए। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, इस मोहब्बत के रास्ते पे कि अशरफुल मखलूक़ात से, अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक से आप प्यार करेंगे, तमाम मखलूक से, इंसान के अलावा भी, तो वो ज़ात कभी आप पे जादू नहीं होने देगी, वो ज़ात कभी आपके दुख करीब भी नहीं आने देगी, वो ज़ात कभी आपको दुखी नहीं होने देगी, वो ज़ात कभी आपको परेशान नहीं होने देगी। किसी दुश्मन का वार भी आप पे नहीं चलेगा। किसी दुश्मन ने जादू तावीज़ कुछ भी कर रखा है, वो ज़ात ख़त्म करेगी। किसी ने हसद नज़र बद भी लगाई है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी, वो ख़त्म करना उसका काम है। इसलिए कहता होता हूँ बार बार, लव यू सो मच। मोहब्बतें बांटिए, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ अता करेगा। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, मेरा अपना दिल है, मैं टाइम निकाल कर इसके ऊपर मूवी बनाऊं या इसके ऊपर एक ड्रामा बनाऊं, क्योंकि एक सच्ची रियल स्टोरी है जो यूएई का एक बहुत बड़ा होटल, जिसमें एक बहुत बड़ा खौफनाक हॉरर वाकया हुआ, जो मुझे यूएई से वहाँ की हेड हैं उस होटल की, मैं नाम होटल का नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा आप मेरा नाम सही बता दें, तो मैं कोशिश करूँ उनका नाम भी थोड़ा रियल ही उनका नाम है, लेकिन कंप्लीट इसलिए नहीं बता रहा कि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। इकरा मुगल उनका नाम है, यूएई में वो इस वक्त मुकीम हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त एक सच्ची स्टोरी 2018 में जो हुई है, ये उन्होंने मुझे भेजी है। अब वो तमाम लोग जो कहते हैं जिन्नात कुछ नहीं होते, वो तमाम लोग जो कहते हैं रूह, अमजाद, फलां, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये सब फराड है, ये सब झूठ है, तो उन सब लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। अब तमाम सुनने वाली जो इस वक्त फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे फ़ैन, मेरे सारे कुछ, आपने ये कहानी उन लोगों को ज़रूर सुनाइएगा जो एंटिटीज़ पे, घोस्ट हंटिंग पे, जिन्नात पे, इन तमाम चीज़ों पे यकीन नहीं करते और कहते नहीं जी नहीं, ये तो होता ही कुछ नहीं है। तो उनको ये कहानी इसलिए सुनाइएगा कि ये फर्जी कहानी नहीं है, ये यूएई की एक सच्ची कहानी है, वहाँ के एक होटल की कहानी है। क्योंकि नाम होटल का मैं इसलिए नहीं ले सकता कि हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं, और उस कानून के तहत जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये कहानी यूएई के टीवी पे नहीं चली। क्योंकि जब मेरा एक बहुत प्यारा भाई है, दोस्त है, जिगर है मेरा, सैयद जुनेद गर्देजी, जब मैं उसके पास यूएई में जाता हूँ, रासुल खैमा उसके साथ है, बेस्ट प्लेस है जो घोस्ट हंटिंग की, जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, मोस्ट हंटेड लोकेशन। मेरी ख्वाहिश है मैं अब जब दुबई जाऊँ वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँ। मेरी आंखों के सामने मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बैठे थे, जुनेद साथ था, न्यू ईयर का मौका था और बुर्जुल खलीफा के सामने हम बैठे थे आतिशबाजी देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर था उस दिन, तो न्यू ईयर की वो हम देखने के लिए बैठे थे। तो हमारी आंखों के सामने एक 5 से 10 सेकंड का टाइम था, हमने लगते हुए भी आग देखी, हम बिल्कुल आग के सामने बैठे हुए थे, उसी लम्हे पूरी बिल्डिंग को आग की लपेट में भी देखा। हमारी आंखों के सामने वो पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई, लेकिन किसी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। उसकी रीज़न ये, वहाँ का मीडिया यूएई का बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इस तरह की खबरें बाहर नहीं जाने देता। लेकिन क्योंकि ये स्टोरी एक बाहर निकली है, मेरे तक आई है और मुझे कहा गया कि मैं सुनाऊँ, सो उनकी ज़बानी में सुनाने तो जा रहा हूँ, लेकिन उस होटल का जो नाम है वो मैं इसलिए नहीं लूँगा कि वो होटल वहाँ की सीआईडी ने, वहाँ की जो हुकूमत है, उन्होंने बंद कर दिया है। सो एक सच्ची कहानी है जो आज की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बात है
ये जो वाकया हुआ फरवरी के महीने में और साल था 2018 का। जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम मैंने आपको बताया, उनका नाम है इकरा मुगल। होटल के शोबे से ये वाबस्ता हैं और अभी भी यूएई में हैं। जिस होटल की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक शारजा में और एक दुबई में है। इस वक्त जो दुबई वाला होटल है वो चल रहा है, लेकिन जो शारजा वाला होटल है वो इस वाकये की वजह से, जो वाकया आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, बंद कर दिया गया है टोटली। इकरा ने 2018 मार्च का महीना, यानी एक महीने पहले यह वाकया हुआ और उसके एक महीने बाद इकरा ने उस होटल को ज्वाइन किया असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो जितनी भी वहाँ पे एक होटल का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, होटल वाले बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा मकसद कहानी सुनाना है, उसमें डिटेल में नहीं जाना। वो एक हेड थी इस लेवल पे कि जितनी भी वहाँ पे देखभाल करनी थी, जो कुछ भी करना था वो इन्होंने करना था। सो बहुत सारे केस भी ऐसे होते हैं जो वहाँ की हुकूमत के साथ चल रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, कुछ भी आ चुकी है, इस तरह की चीज़ें भी देखनी होती है, पुलिस के साथ भी जाकर रब्ता करना होता है, ऐसा बहुत कुछ ये डील करना होता है। तो उनके सामने जो फाइल आई और उनको पता लगा कि फरवरी के महीने में जो एक वाकया हो चुका है और उस फाइल को उन्होंने देखा, तो वो ना सिर्फ हैरान रह गई बल्कि वो ऐसा अजीबो गरीब वाकया था कि वो सर पकड़ के बैठ गई कि आज के दौर में भी ये कुछ हो रहा है। इंसान इस हद तक भी बेवकूफ़ हो सकता है या इस हद तक भी उसका यकीन कामिल हो सकता है। जो मैं अक्सर कहता हूं, रब पे यकीन कामिल बनाना है तो इंसान रब पे यकीन कामिल नहीं बनाता, लेकिन इंसान पे इतना यकीन कामिल बना लेता है कि इस तरह वाकया भी हो जाता है। जिन्होंने उस तरह कहानी भेजी, सेम उसी तरह ही सुनाऊंगा, लेकिन सीक्वेंस अपना बनाऊंगा। थोड़ा सा सच वही होगा जो उन्होंने कहा है, मेरी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं होगा। सीक्वेंस इस तरह के, सस्पेंस भी रहे, कहानी का मजा आए। एक ऐसी फैमिली जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को गुजार रहे थे, वहीं पे दुनिया के जब हालात बदले, माशी तौर पे परेशानी हुई, दुबई के भी कंडीशन अप एंड डाउन आती रहती है, दुबई में भी कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ, तो उन्होंने हर वो अमल, हर वो जॉब, हर वो तरीका जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सकते थे, माशी हालात को, घरेलू हालात को, फाइनेंशियली हालात को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो दिन ब दिन खराब होते गए, यहां तक कि वो मकरूज भी हो गए, कर्जे भी उठाने पड़ गए। अब उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। पारसी मजहब से उनका ताल्लुक था, 2 मियाँ बीवी थे और उनके 3 बच्चे थे। उन बच्चों की जो उम्रें थी तकरीबन एक अंदाजन 9 से 12 साल के दरमियान वो तीनों बच्चे थे। जब हालात ज़िंदगी के और ज़्यादा ख़राब हो गए और उनको समझ कुछ भी ना आई, तो वो सोचने लगे कि क्या करें, कर्जा बढ़ता जा रहा है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, अच्छा वक्त गुजार बैठे हैं। वो यूएई का एक सिटी है अलैन सिटी के अंदर वो रहते थे। ये एक रियल सिटी है, जो उन्होंने नाम रियल लिखा है, सो मैं रियल ही बोलता हूँ, अलैन सिटी, ALAIN, अलैन सिटी के अंदर वो रहते थे। और जब उनकी ज़िंदगी की गाड़ी चलना मुश्किल हो गई, उन दोनों को समझ ना आया करें तो क्या करें, सर पकड़ के बैठ गए। यकीनन दुबई में रहने वाले अक्सर लोग पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर तबका भी जाता है मजदूरी के लिए, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं वो वही हैं जो जॉब करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। यकीनन ये फैमिली भी एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। जब उनको कोई राह, कोई रास्ता ना दिखाई दिया, तो इंडिया शहर में मौजूद उनके एक प्रीस्ट थे, उन्होंने उनसे, पादरी से राब्ता किया, उनको अपनी सारी सूरत हाल बताई कि ज़िंदगी की गाड़ी का ये मसला है, कर्जा भी हो चुका है, हालात भी बहुत ख़राब हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाइए, करें तो क्या करें। उन्होंने टाइम मांगा कि इतने दिन के बाद एक राब्ता कीजिएगा, मैं आपका हिसाब किताब लगा के आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आपके सवाल, प्रोग्राम या जादू जिनात की बात करता हूं तो यकीन माने मेरा दिल नहीं करता मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन क्योंकि जिस तरह वो पादरी साहब ने उनके साथ किया, तो ऐसे लोग अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। मैंने कभी किसी को ये टारगेट नहीं किया कि ये बुरे लोग हैं। मैं मुसलमान भी कहता हूँ बहुत बुरे हैं, मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं, हिंदू भी बहुत बुरे हैं, हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, क्रिश्चियन भी बहुत बुरे हैं, क्रिश्चियन भी हैं तो इंसान ना। तमाम के तमाम ये लोग जिनको मैंने गिनवाया है वो हैं तो इंसान।
तो इंसान अच्छे बुरे होते हैं, मजहब अच्छे बुरे नहीं कहा जाता। हर मजहब की आप इज्जत करेंगे तो वो आपके मजहब की भी इज्जत करेगा। आप किसी पे उंगली उठाएंगे तो आपके मजहब पे भी उंगली उठ जाएगी। इसलिए मैं कहता होता हूं सबकी दिल से इज्जत करें, ताकि आप भी इज्जत करेंगे तो वो आपको भी इज्जत देंगे। लेकिन अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। उन्होंने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब के बाद उन्होंने जो बताया उनको, उन्होंने कहा कि आपका हिसाब ये कहता है कि हालात और बिगड़ते जाएंगे, आपके मजीद खराब होते जाएंगे, यहां तक कि आप दोनों मर जाएंगे। जब आप दोनों मर जाएंगे तो बेहतर यह है कि मैं एक और अमल, एक पढ़ाई, एक ऐसा कुछ तरीका निकाल चुका हूं, ढूंढ चुका हूं कि आपका काम हो सकता है। वो दोनों खुश हो गए कि ऐसा क्या अमल, ऐसा क्या तरीका बताइए जिससे हमारा काम हो सकता है, क्योंकि वो सुन के घबरा गए थे कि हमारे हालात और ख़राब होने हैं और इस हद तक ख़राब होने हैं कि हमने मर जाना है। तो उन्होंने अपने उस प्रीस्ट से कहा, जल्दी से बताइए ऐसा क्या अमल है, ऐसा क्या है जिसको करके हम बेहतरी की तरफ हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, आपको एक नया जन्म लेना होगा। ये जो जन्म है आपका, इस वक्त का जन्म, ये मुवाफिक नहीं है, आपके लिए बेहतर नहीं है। वो बोले, मियाँ बीवी हम समझे नहीं। उन्होंने कहा, आपको मरना होगा, इस जन्म से जान छुड़वानी होगी। इस जिंदगी में जिसमें बैठे हैं, इस वक्त, इस दौर में, इस जिंदगी में जो बैठे हैं, ये मुवाफिक, सूटेबल आपके लिए नहीं है। आपके लिए असल में जो सूटेबल है, मेरा जो इल्म कहता है वो ये है, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद जब आप मरेंगे, मरते ही, मरने के फौरन बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मरने के 15 दिन के बाद ही आपका इस दुनिया के अंदर नया जन्म हो जाएगा। आपके जो सयारे कह रहे हैं, उन्होंने जो जायचा कुंडली जो कहें उन्होंने निकाला था, उसके मुताबिक यह था कि आज गलत टाइम पे आप बैठे हैं, आपको इस वक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वक्त इस दुनिया को, इस जिंदगी को छोड़ दें, अपनी जिंदगी को खत्म करके इस जिंदगी से निकल जाएं, तो यहां से एग्जिट हो गए, यहां से आउट होके आफ्टर 15 डेज आप दोबारा एंट्री मारेंगे। जब आपकी नई न्यू एंट्री होगी तो बेसिकली वो आपकी न्यू लाइफ होगी, एक नई जिंदगी आपको मिलेगी। और वो जिंदगी ऐसी होगी कि आपके पास वो सब कुछ होगा जो एक अमीर इंसान के पास होता है, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ होगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा। अभी जिंदा रहना है, इस जिंदगी को घसीटना है, इसी जिंदगी को ऐसे चलाना है तो और गुर्बत होगी, और इतनी ज्यादा होगी कि एक दिन आप मर जाओगे गुर्बत के हाथ। तो बस आप लोग फैसला कर दो, इसी बुरी सी जिंदगी को लेना है या इस जिंदगी से निकल के एक 15 दिन के बाद एक नई जिंदगी में दाखिल होना है। वो पढ़े लिखे मियाँ बीवी, उन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। मुसलसल वो इस बात को, अलेन सिटी में जो रहते थे, वो सोचना शुरू हो गए क्या किया जाए, ये तो कर्जा नहीं उतर रहेगा, कुछ समझ भी नहीं आ रही, नौकरी, जॉब, शॉप, बिजनेस, जो कुछ भी दुबई का सेटअप था वो तो सारा बेड़ा गर्क हो गया, और तो कोई आगे पीछे है नहीं, है फैमिली है नहीं जो हमें सपोर्ट कर सके, क्या करेंगे, कर्जा भी उतारना है और सर्वाइव भी करना है। चलो कर्जा तो उतर जाएगा आने वाले वक्त में, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उनकी बात जो समझ में आई वो बेहतर यही है कि वो ठीक कह रहे हैं, हमारे सियारे, हमारा सितारा, जिस तरह मेरा सेक्रेटेरियस है, वो सूट उनका जो भी उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने कहा, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जी सितारा बताया क्या, लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ उनको कहते वो ये थे कि इस वक्त आपका सूटेबल नहीं है ज़िंदगी के अंदर, है ना, 15 दिन के बाद वाली ज़िंदगी लें, न्यू बेबी, बॉर्न बेबी एक। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये तो हमने पूछा ही नहीं कि जी हम जब मरेंगे तो हम दोनों मियाँ बीवी दोबारा से जन्म लेंगे, हमारे बच्चे भी मिलेंगे। तो वो फिर सवाल रिपीट उन्होंने किया, उनसे टाइम मांगा, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा आप पांचों ने मरना है। जब आप पांचों ही मरेंगे तो 15 डेज के बाद आप दोनों की एंट्री इस दुनिया में हो जाएगी, आप दोनों मियाँ बीवी एक नया जन्म ले लेंगे, और इस तरह लेंगे कि ऐसी जगह पे लेंगे कि आप दोनों की ही आपस में शादी होगी और यही बच्चे आपको दोबारा मिल जाएंगे। इजाफी चीज जो मिलनी थी वो थी पैसा, दौलत, वो तमाम मराहत जो इंसान चाहता है, समान तायुश। उन्होंने कहा बेहतर है हम जिंदगी को ख़त्म कर दें, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं दिया, ना हाँ दिया था, लेकिन अब हालात जो ख़राब हो गए क्या करें। वो वापस कॉल मिलाई अपने उस प्रीस्ट को और उनको कहा जी हमने काफ़ी सोचा है
क्योंकि एक इंसान है ना, जब उसके दिल में ये बात आ जाए कि मुझे मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बांग्लो होगा, विला होगा, वो सारा कुछ जब वो इंसान सोचता है तो इंसान का तो आपको पता है ख्वाहिशात ऐसी हैं। एंग्जाइटी क्यों होती है हम लोगों को? जो अक्सर पेशेंट है ना जो मुझे लिखते भी हैं कि जी एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इसलिए होती है हमें कि जब आप जन्म लेते हैं ना, जन्म लेके जो आपके साथ होना शुरू हो जाता है वो ज़िंदगी है, लेकिन जो आने वाला है वो एंग्जाइटी है। सिंपल मैंने आज एक लाइन में एक्सप्लेन किया है एंग्जाइटी को। जो इस वक्त चल रहा है वो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी की परेशानी है, वो ज़िंदगी की टेंशन है। कल क्या होगा वो एंग्जाइटी है। इंसान को जब भी एंग्जाइटी हुई है ये सोच के हुई है यार क्या बनेगा, बनेगा है नहीं गा, आने वाला। उसकी इंसान जितना सोचता है दिमाग पकड़ा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एंग्जाइटी पेशेंट बनता है। सो उनके अंदर भी यही था ना कि कल क्या बनेगा। अब उस वक्त तो बैठे खा रहे थे ना, उस वक्त तो जैसा कैसा चल रहा था। अगर वो उस वक्त अल्लाह के साथ, उस बंदे की बजाय अल्लाह के साथ यकीन काबिल बना लेते तो उनको वो सब कुछ अगले दिन मिल जाता। लेकिन एक इंसान था ना, उन्होंने उस प्रीस्ट पे यकीन कामिल बना लिया कि इसकी बात सच्ची है, 15 दिन के बाद जब हम नया जन्म लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। उस पे यकीन कामिल कर लिया, लेकिन रब की इस ज़ात पे नहीं किया कि रब जो कहता है मेरे से मांगो, मेरे से इतनी लगाओ और यकीन कामिल बनाओ, जो नहीं भी करना मैं अता कर दूंगा, सिर्फ यकीन कामिल हो, जो मैं बार बार कहता होता हूँ। सो आज जब वो यूएई जैसे कंट्री में बैठे थे, वहाँ पे बैठना मजाक नहीं है, आम बंदा वहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो आगे भी अल्लाह उनको अता कर देता ना, यकीन कामिल तो बनाते। लेकिन सोचो बेचार ने यकीन कामिल ये बनाया कि वो जो प्रीस्ट है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर कॉल प्रीस्ट को मिला दी गई। क्या फैसला है आप दोनों का? हमें 15 दिन के बाद इस दुनिया में वापस आना है और वो सब कुछ हासिल करना है जो आपने कहा है। प्रीस्ट, तो क्या आप दोनों इस जिस्म को छोड़ने को तैयार हैं? इस जिंदगी से निकलने के लिए, एग्जैक्ट के लिए तैयार हैं? जी हां, हम दोनों और हमारे तीनों बच्चे हमारे साथ इस वक्त को, इस जिंदगी को, इस स्पेशली जन्म को जो सूटेबल मुवाफिक नहीं है छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरे जन्म के लिए हम तैयारी करके आए हैं कि आप हमें 15 दिन के बाद वो वजीफा, वो अमल, वो सब कुछ बताइए जिसमें हम वापस आ जाए। तो प्रीस्ट ने उनको एक पूरा सेटअप बता दिया कि आपको क्या करना होगा। करना यह होगा कि आपको पढ़ने के लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये तारीख है जिस तारीख को आपने, ये वाला आपके पास 5 दिन होंगे। इन 5 दिन के अंदर आपने ये पढ़ाई करनी होगी। ये पढ़ाई करने के बाद जब वो मखसूस टाइम आएगा तो उस मखसूस टाइम पे आपने पढ़ाई जब मुकम्मल कर लेनी है तो उसके बाद आपने खुदा हाफिज़ कहना है इस ज़िंदगी को और एग्जैक्ट यहाँ से ले लेना है, निकल जाना है इस ज़िंदगी से। और ज़िंदगी से निकलने का तरीका यही है, मरना है, सिंपल। तो ज़िंदगी से, लेकिन वो फरमा रहे थे ना प्रीस्ट, वो एक और चीज़, एक और दुनिया में भेज रहे थे ना, वो मरना शरना नहीं कह रहे थे कि इस जिस्म को छोड़ना है और दाखिल होना है एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ में अंदर जो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती, एक और है, और उसी से आपका दोबारा वो जनरेट करके या क्या करें, मतलब उन्होंने जो भी कहा कि आपको 15 दिन बाद वापस आना है। अब वो अपनी सब चीज़ें उनसे समझ के बाद सारा कुछ करके दोनों मियाँ बीवी ने शारजा का एक बहुत बड़ा मशहूर होटल, जिसकी एक चेन दुबई में है और एक शारजा में, वहाँ पे जाके उन्होंने रूम बुक कराया। रूम का नंबर था 1301। 1301। जो लोग भी यूएई की स्टोरी से वाकिफ हैं वो कहेंगे इसने तो रूम नंबर भी सही बता दिया जी। 1301 उस कमरे का नंबर था। ये जो होटल है ये 15 फ्लोर पर मुश्तमिल है, दोनों ब्रांचें, नहीं दुबई वाला का तो उन्होंने नहीं लिखा, शारजा वाला जो लिखा है, शारजा में इसकी 15 फ्लोर हैं, 15 फ्लोर। 13वें फ्लोर के ऊपर कमरा था, रूम नंबर 1301, 1301।
और ये इस फैमिली ने, जिनके साथ 3 बच्चे और 2 हस्बैंड एंड वाइफ थे, 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए रूम बुक कराया। अलेन सिटी से वो शारजा आए थे, अपने सिटी में वो बुक करवाते तो यकीनन दुबई में शायद मिल ही जाता है फिर भी, लेकिन वो दूसरे अपने सिटी से दूसरे सिटी गए, और दूसरे सिटी में तो आपसे कोई सवाल जब हो ही नहीं सकता कि यार आप तो यहीं के रहने वाले, आप क्यों लेने लगे हैं या क्या है। वैसे भी तो लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन अपने शहर में पिकनिक ज़रा कम ही होती है, आपको फिर ये बताना पड़ता है, क्योंकि मे भी उनके आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस वगैरह था वो अलेन का था, तो इस वजह से शायद कोई सवाल जवाब होता कि भाई आप तो अलेन के रहने वाले हैं, तो अलेन के अंदर ही कमरा क्यों बुक करा रहे हैं, क्या हुआ है, आउटिंग या ऐसा क्या। खैर उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए कि सवाल जवाब ना हो, मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं मुल्तान में जाके कमरा लूँ या इस्लामाबाद में लूँ तो मुझसे कोई पूछा नहीं जाएगा कि भाई एड्रेस लिखा होगा, मेरा एड्रेस आईडी कार्ड पे लाहौर का है, तो उनको समझ जाएगा कि भाई मुसाफिर है, लाहौर से आया है या घूमने फिरने है, जो भी है। तो वो अलेन से जब शारजा में उन्होंने रूम लिया तो किसी ने बगैर किसी बहस के उनको रूम नंबर 1301 की उनको चाबी दी। उनका सामान, जिस तरह एक होटल का सिस्टम होता है, पकड़ लिया गया, कीज पकड़े, आगे आगे वो लड़का चल पड़ा जिसने रूम दिखाना था, और वो दोनों मियाँ बीवी, 3 बच्चे उनके पीछे पीछे 13वीं मंजिल की तरफ जाने लगे। लिफ्ट के अंदर सवार हुए, बटन दबाया गया और 13वां फ्लोर जैसे ही आया, लिफ्ट का दरवाजा खुला, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी और एक वो जिसने सामान उठाया हुआ था, उनको लेके 13वें फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 1301 तक पहुंचा। कार्ड सिस्टम होता है, वो कार्ड था जो पंच कर दिया गया। खुद भी लोग लेके जाते होते हैं, कीज नहीं, वही कीज जो होती है वो कार्ड ही होता है वहाँ पीयूई में। अब तो पाकिस्तान में भी यही है, जो 5 स्टार 7 स्टार होते हैं वहाँ पे। और अगर आपको खुद जाना चाहे मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सामान इस तरह का है, तो उनके पास तो कोई सामान इतना कुछ था नहीं। कुछ चीज़ें वो जो लेके आए थे वो वही थी जो पढ़नी घुड़ने वाली थी, जो उसने बताया था ना, ये पढ़ना है, ये अमल करना है, वो उसमें बैग्स में रहती हैं, और कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन रूम दिखाने के लिए वो उनको लेके गया। वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गए, दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। उन्होंने जो खाना पीना था नीचे कॉल करके वहां से मंगवाया। सिंपल, बेल दीगी खाने के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे, डिनर लंच जो भी था। उनमें से मर्द बाहर निकलता, दरवाज़ा भी पूरा मत खोलता, थोड़ा सा खोलता, सामान रिसीव करता और अंदर चला जाता। बर्तन के लिए कॉल करता, वो आते, बाहर उनको बर्तन पकड़ा देता, वो बाहर नहीं निकलते थे। दूसरे दिन जब सफाई के लिए वहाँ पे एक सिस्टम है होटल का, नेक्स्ट डे लाजमी क्लीन करने के लिए, जैसे ही स्टाफ पहुँचा तो उन्होंने आवाज़ दी क्लीन, तो उन्होंने देखा बाहर एक होटल का जिस पर सिस्टम होता है डोंट डिस्टर्ब, आप लगा सकते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो लिखा होगा उसको बोर्ड के ऊपर कि भाई हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो उन्होंने देखा बाहर एक बोर्ड उन्होंने लगा दिया था वो वाला कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, वो वहाँ से चले गए। लेकिन दूसरे दिन फिर उन्होंने सफाई के लिए जाना था, वो बाहर निकले भी नहीं थे और मुसलसल अंदर थे, लेकिन क्योंकि उनको किसी ने निकलते हुए देखा नहीं था, हो सकता है वो निकले हों लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ी थी, क्योंकि होटल्स का एक सिस्टम होता है वो ज़्यादातर नहीं देखते कौन बाहर आया कौन नहीं गया। लेकिन उस वक्त उनको ये बातें नॉर्मल सी लग रही थी, इतना कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, एक आम होटल का एक स्टाइल होता है, कोई बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा, खाना ले लेता है। लेकिन मुसलसल 3 दिन तक उन्होंने इनकार किया कि हमें सफाई नहीं करानी, हमें ठीक है बस। 3 दिन 4 दिन जब गुजरते हैं और कोई सफाई तक नहीं करवाता, तो उस पर यकीनन जो होटल का स्टाफ होता है वो अपने मैनेजर को, अपने हेड को ये ज़रूर बताता है, वो भी नॉर्मली, इस तरह कोई ख़ास नहीं कि जी वो तो हम वहाँ पे जाते हैं जी सफाई करने के लिए, लेकिन वो सफाई नहीं करवाते, क्योंकि कंप्लेन ना हो जाइए आपने सफाई क्यों नहीं की। तो नोटिस भी देना होता है, पहले दिन, दूसरे, तीसरे, हम 4 गए, 4 दिन तक मुसलसल उनके पास जाते रहे, उन्होंने कोई भी सफाई नहीं कराई। लेकिन प्रीस्ट ने उनको जो पढ़ने के लिए बताया था वो ज़रूर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था पहले दिन से ही। 7 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था, रूम नंबर 1301। तकरीबन पहला दिन ही था कि अंदर से कोई धुआं टाइप सी चीज बाहर आई, खुशबू वाला वो कोई धुआं था, जिससे बेल बॉय या जो भी स्टाफ होता है उनको पता होता है, जो इस तरह के वो एक बड़ा होटल है 5 स्टार, अलार्म सिस्टम लगा होता है, जैसे ही धुआं उस तक पहुंचता है तो पूरे होटल के अंदर
अलार्म बजना शुरू कर देता है कि आग लग गई है। तो इसलिए आप इस तरह के 5 स्टार के अंदर एक मखसूस जगह बना दी देते हैं, जहाँ सिगरेट भी आप वहाँ पे पीते हैं, रूम में आप सिगरेट नहीं पी सकते। सो उस रूम के अंदर वो क्या जलाते थे कि धुआं दरवाजे के नीचे से या साइड से जब निकलता था तो अक्सर जो इर्द गिर्द के थे, 1302 हो गया या बाकी जो कमरे थे 1303 हो गया, 1302 हो गया, वो कंप्लेन करते थे कि जी इस कमरे से कोई धुएं की स्मेल आ रही है, आप इनको समझाएं। तो नीचे फिर रिसेप्शन से कॉल जाती है उनको, रूम नंबर 1301 में रहने वाले कस्टमर को, कि जी आपके कमरे से धुआं आ रहा है, तो उसकी कंप्लेन आई है, प्लीज़ आप धुआं जो चीज़ भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, धुएं की वजह से अलार्म बज जाएगा और पूरे कस्टमर हमारे 15 फ्लोर पे जितने भी हैं डेफिनेटली परेशान होकर नीचे भागेंगे कि आग लग गई है। अलार्म बजने का मतलब ये होता है आग लग गई है। लेकिन उन्होंने बात को सुना अनसुना कर दिया, किसी की भी बात को नहीं सुना। सिर्फ एक रूटीन थी, वो खाना मंगवाते और फिर कॉल करते कि बर्तन ले जाओ, और बर्तन वो ले जाते। बस सिर्फ खाने के लिए कोई आता बाहर, उसके अलावा कोई, जितने भी वहाँ पे उस फ्लोर पे काम करने वाले थे, उन्होंने इस रूम से कम ही किसी को आते जाते देखा था। अमूमन होता ये है, इनको कैसे पता लगता है होटल के अंदर कि इस रूम से कोई निकला है या नहीं निकला, जब भी जो स्टाफ, क्योंकि मैंने कई दफ़ा होटलिंग की है मैं अपनी फैमिली के साथ, जब भी बाहर मुल्कों में जाता हूँ, कई मुल्कों में जाता हूँ, तो होता ये है कि जब एक मखसूस टाइम होता है जिस वक्त क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए एक खातून या मेल जो भी है एक आता है, वो आपको बेल देता है कि जी सफाई करनी है। और अगर आप नहीं हैं रूम के अंदर तो आप अपनी चाबी दे के गए हुए होते हैं कि जी सफाई करा लीजिएगा। तो वो जब दाखिल होते हैं तो आपकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ते, सिवाय इसके कि जूते इधर से उधर उठा के रखते हैं, सारी सफाई करके जाते हैं, आपके बेड को साफ सेट करके जाते हैं, उसके ब्लैंकेट चादर ये वो सारी सफाई करके जाते हैं, वॉशरूम ये वो। और अगर आप मौजूद हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं जी सफाई, आप कहते हैं नहीं चाहिए तो वो चले जाएंगे, आप कहते हैं कर लें तो वो आपकी मौजूदगी में ही वॉशरूम और बाकी कुछ वो करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उस वक्त चले जाते हैं तो इसलिए वो पीछे आके करते थे, इसलिए उस स्टाफ को पता होता है। क्योंकि स्टोरी जो सुनने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर लिया। जो होटलिंग करते हो कहेंगे जी मलिक साहब आप क्या बताने बैठ गए, माजरत। तो वो जो स्टाफ सफाई करता था तो उनके नोटिस में रूम नंबर 1301 इसलिए आ चुका था कि वो सफाई नहीं करवा रहे थे। कीज दे के कहीं बाहर गए होते तो यकीनन सफाई कर चुके होते थे। वो बाकायदा जब जाते थे तो पता लगता था अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछते थे तो वो कहते थे नहीं चाहिए। 5वां दिन था, वो 3 लोग अंदर क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, किसी को नहीं पता। हाँ, ये अब पता जरूर लग गया था, जो बाहर भी नहीं निकलते, कहीं आते जाते भी नहीं हैं, खाना भी अंदर खाते हैं जहां धुआं अंदर से अजीब सा आता है, जैसे काफूर हो या कोई लोबान हो या कोई इस तरह की चीज जो जलाई जाती है अमलियात में, इस तरह की, उस तरह का कोई धुआं था। 5वें दिन ऐसा हुआ कि उस रूम से, रूम नंबर 1301 से टीवी की ऊंची आवाज आना शुरू हो गई। आते जाते गुजरते हुए जो भी वो स्टाफ के लोग थे उनको पता होता है कि एक कॉरिडोर से जब बना हुआ है, जब आप कॉरिडोर से गुजरते हैं तो टीवी की आवाज़ इतनी होती है कि आपको पता लग जाता है कि इस कमरे में टीवी चल रहा है, लेकिन बहुत ऊंची आवाज़ में चलाया हुआ है। तो बाज़ औक़ात वो लोग नॉक करके भी आपको कहते हैं, या नीचे रिसेप्शन से कहा जाता है प्लीज़ साथ वाले डिस्टर्ब होंगे, आप टीवी की आवाज़ कम कर लें। ऐसा ही हुआ 5वें दिन, टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी। रूम नंबर जो 7 वाला था 1302, वहां से किसी ने कॉल करके कंप्लेन की नीचे रिसेप्शन पे कि 7 वाले रूम से बहुत ऊंची टीवी की आवाज़ आ रही है, इनको कहें टीवी के वॉल्यूम कम कर दें, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। यकीनन वो इतनी लाउड थी, कोई सोना चाह रहा है तो फिर भी टीवी की आवाज़ आ रही है तो आप डिस्टर्ब होते हैं। रिसेप्शन से कॉल गई तो किसी ने कॉल पिक नहीं की। यकीनन उनको कहना चाह रहे थे कि टीवी की आवाज़ बंद कर दें, कम कर दें। जब ऐसा कुछ भी ना हुआ तो उन्होंने देखा, 2 दफ़ा कॉल की, उन्होंने नहीं उठाई, तो उन्होंने फिर बाकायदा स्टाफ का बंदा भेजा कि आप नॉक करके उनसे रिक्वेस्ट कर दें, 7 वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, टीवी के वॉल्यूम कम कर दें। वो जो स्टाफ का उन पर उनको कहने के लिए गया था, जिसको भेजा गया था कि आप जाके दरवाज़ा नॉक करके आएँ, तो उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से किसी ने रिस्पॉन्स
नहीं दिया। जब अंदर किसी ने रिस्पांस नहीं दिया दरवाज़ा नॉक करने पे भी, तो आप बहुत ज़्यादा तो दरवाज़ा नहीं बजा सकते, तो वो भी इस बात पे कि टीवी भी इतना ऊंचा है और दरवाज़ा मेरे नॉक करने, 2 दफ़ा फ़ोन किया रिसेप्शन से तब भी किसी ने नहीं खोला, और नॉक करने पे भी अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो वो मुड़ा तेज़ से बताने के लिए रिसेप्शन पे कि जी वो तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। लेकिन वो जैसे ही मुड़ा तो एक ऐसी आवाज़ जो बाहर खड़े हुए लोगों ने सुनी और देखी, और बेल बॉय और स्टाफ के बहुत से लोगों की चीखें थी जो उस होटल के अंदर गूंजी, और ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। रूम नंबर 1301 की खिड़की खुली। उन्होंने मुझे बताया है, इकरा ने, यूएई में, पूरे यूएई में आप कंप्लीट खिड़की नहीं खोल सकते, हाफ खिड़की आपकी लाजमी बंद होगी। वहां पर एक लॉ है वहां की हुकूमत की तरफ से, आप पूरी खिड़की नहीं खोल सकते, आधी खोलेंगे, आधी बंद होगी, आधी खोलेंगे। लेकिन रूम नंबर 1301 की खिड़की कंप्लीट खुली, या इस तरीके खोली गई कि शायद जो उस तरफ मुतवज्जो नहीं भी था, उनकी अगर उस तरफ निगाह अगर किसी की गई भी सही, तो उन किसी आंख ने अगर मंजर देखा भी, तो ये मंजर था कि उस खिड़की से पहले एक बच्चा बाकायदा इस हिसाब 13वीं मंजिल से, एक ऐसा बच्चा जो इस तरह उड़ता हुआ उस खिड़की से ऐसे जमीन की तरफ आया कि जैसे ही वो जमीन से टकराया, उसका सर ना सिर्फ खुला बल्कि उसके जिस्म के अंदर से उस रूह का राब्ता टूट गया, वो उस जिंदगी से निकल गया। एग्जैक्ट उस तरह उन्होंने जिस तरह कहा था वो ले गया, वो इस दुनिया को छोड़ गया। अभी वो गिरा ही था और लोग इस बात को समझ भी ना पाए थे, 1-2 सेकंड का टाइम ही हुआ था उसको गिरे हुए। अभी गिर के एक धमाका सा हुआ था जिसपे लोगों ने चीखें ही मारी थी। उस धमाके पे, उस सर पे चोट लगने से एक जिस्म या पूरी आबोताब से 13वीं मंजिल से जमीन पे आके टकराया, तो एक धमाका पैदा हुआ। अभी उस धमाके को लोग समझ ही नहीं थे कि दूसरा धमाका भी हुआ। एक और बच्चा था जो उसके साथ ही आके गिरा था और जिंदगी की बाजी हार चुका था, इस दुनिया को छोड़ चुका था। अभी दूसरा क्या गिरा था कि तीसरा भी वहीं पे गिरा, जहां पे वो 3 बच्चे उस जमीन पे गिरे और जिंदगी की बाजी हार गए, रूह और जिस्म का रिश्ता छोड़ गए, निकल गए इस दुनिया से, इस जन्म से। वहीं पे पहले एक औरत आई जमीन की तरफ और पीछे उसका शौहर भी उसी जगह पे आके धमाके से गिरा और उसने भी जिंदगी से नाता तोड़ लिया। पहले 3 बच्चे और उन 3 बच्चों के बाद उनकी मां आई उड़ती हुई उस जमीन की तरफ जिंदगी से नाता तोड़ने के लिए, और उसके बाद उसका बाप भी जिंदगी से नाता तोड़ने के लिए हवा के अंदर लहराता हुआ जमीन की तरफ आया। कशिश से शकल ने उसको अपनी तरफ खींचा और वो भी जिंदगी की गाड़ी से आजाद हो गया। यकीनन हर तरफ खून ही खून था। एक भयानक मंजर था होटल में। जिन जिन लोगों ने यह मंजर देखा, पहले धमाके पे जो 1-2 चीख निकली थी, तो उसके बाद दूसरे धमाका, तीसरा, चौथा, 5वां जो कुछ हुआ, गिरने की आवाज पैदा हुई, तो हर तरफ चीखों पुकार थी। लोग गुमसुम से सुनसे हुए खड़े हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। और जब तक लोगों को समझ आई तो 5 जानें खत्म हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उस कमरे को लॉक कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आप कह रहे हैं मदर साहब के लॉक हुआ, क्या हुआ? ये कहानी अगली इकरा सुनाएंगी। इकरा कैसे सुनाएंगी? क्योंकि जब इकरा की ज्वाइनिंग हुई ये सब कुछ पहले हो चुका था। ये सब कुछ वाकया जो अभी मैंने सुनाया, इकरा की ज्वाइनिंग से पहले 1 महीना पहले ये सब हो चुका था। फरवरी 2018 में ये वाकया हुआ था और अगले महीने मार्च 2018 में इकरा ने ज्वाइन किया था। हुआ क्या, अब जब उन्होंने ज्वाइन किया, यकीनन सी बात है ये फाइल, ये केस जो था वो ओपन हो चुका था, और उसके बाद वो रूम जो था वो लॉक कर दिया गया था। वहां की पुलिस एकदम से पहुंचती है और यूएई की पुलिस आ गई और फौरी तौर पे उन्होंने उस कमरे को आके देखा, जायजा लिया, सारा कुछ अपनी कस्टडी में ले लिया। और आप किसी चीज को नहीं छेड़ सकते, सब कुछ उन्होंने खुद करना होता है। और उस होटल का रूम नंबर 1301 बंद कर दिया गया। अब क्या था
जब उन्होंने वो फाइल पढ़ी और उस वाकये को देखा जो हुआ था, सारा कुछ हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने, अब उनके दिल में भी पैदा हुई कि क्या हुआ था उस रूम में। तो उनको उन पुलिस वालों ने बताया कि उन मियाँ बीवी ने डायरेक्ट छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए पाँव की जो रगें थीं, जिस तरह हाथ की रग काटी जाती है इस तरह तो इंसान मर जाता है, तो उन्होंने पाँव की रगें काटी थी। लेकिन वो इतना तकलीफ दे अमल था, बच्चों के लिए भी, उन मियाँ बीवी के लिए भी, उनकी जान नहीं निकल पा रही थी, बल्कि वो काटना बहुत तकलीफ दे था। मतलब कोई एक और हथियार इस्तेमाल करते जिससे फौरी तौर पे वो मर जाते तो शायद उनको तकलीफ ना होती, लेकिन वो जिस तरीके उन्होंने पाँव की रगें काटी थी तो वो जान नहीं निकल पा रही थी उनकी। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि इस तरह मुश्किल है हमारी जान निकल पाए, तो उन्होंने खिड़की के जरिए छलांग लगाई और उसके बाद जिंदगी की बाजी से जान छुड़वा ली। अब क्या था, अब वो केस चल रहा था, वो आते उस कमरे में जो भी विजिट करते, देखते, चले जाते। इकरा वहां पे ज्वाइन कर चुकी थी, वो हेड थी, वो राउंड वगैरह लगाती थी, सारा कुछ देखती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस कमरे को बंद किया हुआ था, उसके साथ जो रूम नंबर 1302 था वो भी कभी किसी को नहीं देते थे। लेकिन एक दफ़ा मजबूरी ऐसी बनी कि उन्होंने कहा यार रूम नंबर 1302 जो है वो खाली पड़ा है। वो एक सिंगल रूम था, मतलब उसमें एक कपल ही रह सकता था, फैमिली नहीं रह सकती थी। तो उन्होंने, एक कस्टमर आया और उनको वो वाला रूम 1302 जो साथ वाला था 1301 के, उनको दे दिया। रात का कुछ पहर था कि वहां कॉल रिसेप्शन पे की और उस बंदे ने कहा मैं रूम नंबर 1302 से बोल रहा हूं, लेकिन 1301 वाले ने टीवी इतना ऊंचा चलाया हुआ है कि मेरे लिए सोना मुश्किल हो रहा है, प्लीज आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो टीवी की आवाज बंद कर दें। तो उन्होंने कहा आपका वहम होगा, वो तो खाली है, वहां पे कोई नहीं रह रहा। उसने कहा मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपका रूम ही चेंज कर देते हैं। फौरी तौर पे उन्होंने 1302 से उनको हटा के और फ्लोर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। काफी अरसा तक फिर वो रूम जो साथ वाला 1302 था वो बंद रहा। कुछ अरसे के बाद फिर इस तरह हुआ, क्योंकि ये इकरा की निगरानी में हो रहा था और वो भी इस बात पे हैरान थी कि जब रूम बंद है, वो पुलिस ने ही बंद किया हुआ है, हर कस्टमर को उस रूम की हिस्ट्री या बारे में बताते तो कस्टमर परेशान हो जाते हैं, तो उनको कैसे आवाज आई। फिर एक दफा ऐसा हुआ, मियां बीवी आए रहने के लिए और उन्होंने भी सेम रात के एक पहर में कहा कि रात वाले ने टीवी की आवाज इतनी ऊंची खोली हुई है कि आप उनको मना करें। उनको भी फौरी तौर पे उन्होंने कहीं और शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन जब जिस वक्त वो छोड़ के जाने लगे रूम, जितना दिन का उनका वहां पे स्टे था, 2 दिन 3 दिन का, उस स्टे के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा जाके ऑनलाइन मैंने बुकिंग कराई थी, आपका लिखूंगा कि मुझे रात की नींद डिस्टर्ब की है। आपने उस बंदे को समझाया भी सही, उसने फिर भी बंद नहीं किया, तो मैं आपका वहां पे जो फीडबैक होता है ऑनलाइन मैं वहां पे लिखूंगा। तो केकरा कहती है उनको एडजस्ट करने के लिए मैंने उनका जो रेंट था उनसे लिया था वो भी उनको वापस कर दिया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि होटल की बदनामी हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ ये आप बाहर मत कहिएगा, ये ले हम आपको ये किराया भी वापस कर रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस रूम को बंद ही रहने दें, क्योंकि जब कोई रूम नंबर 1301 के साथ वाला रूम जो 1302 था उसके अंदर कोई स्टे करता था तो टीवी की आवाज आती थी, वैसे नहीं आती थी। अगर 1302 बंद पड़ा है, 1301 तो पुलिस ने लॉक किया था ना, 1302 भी बंद पड़ा है तो सब खामोश, ओके है। लेकिन अगर उसको साथ वाले रूम को भी आपने रेंट में दिया तो वो टीवी की ऊंची आवाज जो उन्होंने उस दिन लगाई थी ताकि जब वो अपनी पाँव की रगें काटें बच्चों की और अपनी, तो उस वक्त जो तकलीफ होगी, जो वो चीखें चिल्लाएंगे, बर्दाश्त से बाहर होगा, तो टीवी की आवाज़ इतनी ऊंची उन्होंने रखी थी कि बाहर किसी को आवाज़ ना जा सके। तो आज हैरत की बात यह कि टीवी की आवाज़ ऊंची हो जाती थी उस वक्त जब कोई साथ में आके रूम लेता था। काफ़ी अर्सा इस तरह गुजरा और उसके बाद उन्होंने वो रूम बंद ही रखा। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मजबूरी बन गई, काफ़ी अरसा हो गया था, काफ़ी महीने गुजर गए थे, अरसा नहीं काफ़ी कुछ महीने गुजर गए थे, कुछ नहीं हुआ था। तो वो भी उन्होंने कहा यार अब मजबूरी है, एक रात के लिए उनको रूम चाहिए। अब जब होटल में रूम बाकी कोई नहीं था तो उन्होंने कहा अगर ना दिया तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। उन्होंने मजबूरन 1302 एक रात के लिए कस्टमर को दे दिया। कस्टमर बाहर रहे और जब रात के टाइम वापस आए तो इकरा कहती हैं क्योंकि मैं हेड थी, राउंड भी लगाती थी, इधर उधर घूमती फिरती भी थी, तो उस होटल के अंदर
कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे, रूम्स में नहीं, कॉरिडोर्स में, देखने के लिए कि सब ओके है, कोई मसला तो नहीं है। अगर फायर अलार्म बजा है तो आप सीसीटीवी में देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है, कौन बंदा बाहर निकला है, कौन जल्दी में क्या हुआ है। तो वो कहती हैं जिस दिन मैंने दे तो दिया मजबूरी में, लेकिन मजबूरी थी, मैंने जान के नहीं दिया, लेकिन अब मैं कैमरे में बैठी देख भी रही थी कि क्या माजरा है, क्या होता है, मैं भी तो देखूं। जिन्होंने 1302 किराए पे लिया था वो सारा दिन कहीं बाहर है, वो कपल। रात को जैसे ही वो वापस आया, इकरा ने देखा कि उन्होंने कार्ड डाला, अपना रूम खोला। जब वो अंदर दाखिल हो गए तो वो सीसीटीवी कैमरे में उस कॉरिडोर में उस रूम को देख रही थी जहां पे वो कपल दाखिल हुआ था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस रूम का दरवाजा खुला और वो चौंक गई कि मैं देखूं क्या होने जा रहा है। तो वो जो कपल का मेल था, वो मर्द बाहर निकला और उसने रूम नंबर 1301 का दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया। वो सीसीटीवी कैमरे में बैठी देख रही है कि वो 1301 का दरवाजा नॉक कर रहा है। तो वो फौरी तौर पर अपनी सीट से उठी और चलती हुई सीधी गई रूम नंबर 1301 के बाहर, जहां पे वो शख्स खड़ा दरवाजा नॉक कर रहा था। उसने कहा, जी सर, अपना तारुफ कराया, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। उन्हें कहा, ये देखिए, इस बंदे ने रात के टाइम इतनी ऊंची आवाज में टीवी चलाया हुआ है, मैं इनको रोकने के लिए आया हूं। और उस दिन इकरा ने भी अपने कानों से वो आवाज क्लियर सुनी कि उस रूम के अंदर से क्लियर टीवी की आवाज आ रही थी। उसी लम्हे उन्होंने कहा, सर आइए, मैं इनको कंप्लेन भी इनकी कर देती हूँ, इनको कह देते हैं आइए आपको रूम चेंज कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि रूम था ही नहीं। वो कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल बना, लेकिन जैसे कैसे हमने उस दिन एडजस्ट तो कर लिया। लेकिन अब फैसला ये हुआ कि आज के बाद रूम नंबर 1302 किसी को भी नहीं देना। 1301, 1302, 1303 तक हमने बंद कर दिए कि 3 तक किसी को नहीं देना। लेकिन उस रात के बाद अब ऐसा होना शुरू हो गया कि अब टीवी की आवाज नहीं, अब किसी के चीखने की आवाज आती थी, किसी के रोने की आवाज आती थी, बच्चों के चीखने की आवाज आती थी। और अब तो रूम नंबर 1301 से बात जो सिर्फ शुरू हुई थी कि टीवी की आवाज ऊंची है, अब पूरे 13वां जो फ्लोर था, उस 13वें फ्लोर पे जितने भी कस्टमर थे डिस्टर्ब होना शुरू हो गए थे। वो तमाम लोग जो वहां पे 13वें फ्लोर पे रह रहे थे, उनको चीखने की आवाजें आती थी। और ये कंप्लेन का सिलसिला अब इस तरह होता जा रहा, पहले कभी कभी चीखने की आवाज आती, रोने की आवाज आती, लेकिन फिर ये सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो जो काम करने वाला स्टाफ था, उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया कि यस मैम, वहाँ पे वाकई आवाज़ें 13वें फ्लोर से आती हैं, किसी के चीखने की, कभी किसी के रोने की, कभी कोई खड़ा हुआ नजर आता है, कभी बच्चे खड़े हुए नजर आते हैं, कभी वो मियाँ बीवी बकायदा खड़े हुए नजर आते हैं। जिस स्टाफ ने उनको देखा हुआ था वो कहते हैं अब वो रूम से बाहर भी दरवाजे के हमें खड़े हुए नजर आते हैं। अक्सर जब हम 13वें फ्लोर में दाखिल होते हैं तो वहां पे भी अब वो नजर आने शुरू हो गए हैं। अब वो सब परेशान हो गए और उतने दिनों में पुलिस एक लड़की को लेके आ गई इकरा के पास। उन्होंने बताया, इकरा बहुत अच्छा अरबी बोलती थी, डीलिंग उनको करनी आती थी, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती थी, डेफिनेटली वो एक अच्छी पोस्ट पे इसलिए लगी थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है उस खातून की बहन है, तो उनका वो जो सामान हमने वहाँ से उठवा के स्टोर में रखवाया था वो आप इनके हवाले कर दीजिए। तो वो जितना भी सामान था इकरा ने उठा के उसकी बहन के उनके हवाले कर दिया। वो कहती थी मैं उनसे पूछना चाह रही थी, इस केस के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं पुलिस वालों के सामने नहीं चाहती थी कि कोई इस तरह का मसला हो, तो मैं खामोश रही। लेकिन मुझे पुलिस से इतना पता लग चुका था, वो जो प्रीस्ट था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके फ़ोन कॉल्स ट्रेस करके वो जो उनके रब्ते हुए थे, वो बहुत यूएई की पुलिस जो है बहुत आगे की है, वो तो फौरी तौर तक मुजरिमों तक पहुंचती है। सो उन्होंने उस प्रीस्ट को गिरफ्तार भी कर लिया था और कहानी की सारा रुख क्या था, किस वजह से हुआ था, उन्होंने बता भी दिया था। और यकीनन उन्होंने जब कमरा खोला था, वो अंदर गए थे, तो वो जगह जगह पे खून भी बिखरा हुआ देख लिया था। और जब उनकी जान नहीं निकली थी, तकलीफ ही बढ़ गई थी, उनको लगा था इस तरह तड़प तड़प के मरना मुश्किल है, कोई ना कोई बचा लेगा, क्योंकि उनका मकसद था लाजमी मरना और 15 दिन के बाद नए जन्म में दाखिल होना। तो उनको डर ये था कि अगर किसी ने बचा लिया तो फिर मारे जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, सजा भी होगी और
15 दिन बाद नया जन्म भी नहीं ले सकेंगे। तो उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से छलांगे मारी थी। तो पुलिस ने वो जो अपनी तफ्तीश की थी उससे उनको पता लग गया था कि ये वाक़या हुआ है। और जब उनकी डेड बॉडीज नीचे से उठाई गई थी तो उस वक्त उनके जो टांगें थी और पाँव थे वो सब के अंदर एक जैसे मखसूस निशान थे, जिससे वो समझ गए थे कि उन्होंने पहले इस तरह काटने की कोशिश की है। स्टोरी भी जब पुलिस ने बता दी थी, हाँ जी मैंने इनको कहा था 15 दिन बाद जन्म होगा और निशानें भी सारी मिल गई, तो ये केस था। 1 साल बाद तकरीबन 2019 में उन्होंने कहा ये केस सारा सॉल्व हो गया हुआ है, सो अब वो जो रूम नंबर 1301 है उसको हम चाबी आपको वापस करने लग गए। सॉरी मैं एक गलती कर गया, आई एम रियली सॉरी। जो जिस तरह उन्होंने कहानी भेजी होती मैंने उस तरह सुनी थी। चीखों की आवाज़ें अभी तक नहीं आई थी जब तक ये कमरा बंद था, सिर्फ वही टीवी वाला सिस्टम चलता था, नहीं था। जिस वक्त इनको कमरे की चाबी दे दी गई और इकरा कहती है कि मैं खुद उस कमरे में गई वो कार्ड लेके, मतलब वो क्लियर कर दिया गया उस कमरे को, और वो कमरा मैंने खोला तो उस कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा खून की स्मेल थी जो 1 साल से बंद था कि मुझे बाकायदा उल्टी आ गई और मैं बाहर निकल आई। वो कहती है जब मैं दाखिल हुई तो बेड के ऊपर, नीचे ज़मीन पे, यहाँ तक कि दीवार के ऊपर भी खून था जो खुश्क हो चुका था, इतने अरसे से था। लेकिन आज भी उसके निशान ना सिर्फ बाकी थे बल्कि उसकी स्मेल, जो बंद कमरा था और ऊपर से बंद भी उस वक्त किया गया था जिस वक्त उसमें खून फैला हुआ था। और पुलिस की जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती आप उस किसी चीज़ को छेड़ नहीं सकते। तो वहीं बेड पे, नीचे ज़मीन पे, दीवार पे और खिड़की में जिस वक्त जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी वो खून के निशान थे। और इतनी ज़्यादा उसकी बदबू थी उस कमरे के अंदर कि बाकायदा इकरा को उल्टी आ गई और वो बाहर निकल आई। उसके बाद फैसला किया गया कि इस कमरे को दोबारा से पेंट करा के, एक चेंज करके इसको कस्टमर के लिए खोल दिया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया, उस कमरे की अच्छी तरीके से सफाई धुलवाई करके नया पेंट शेंट कर दिया। लेकिन स्मेल थी कि जाने का नाम नहीं लेती। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जब उस कमरे के अंदर से स्मेल नहीं गई तो उन्होंने कहा कुछ अरसे के लिए इस कमरे को मुसलसल खोल दिया जाए। जब काफ़ी अर्सा तक उस कमरे को खुला रखा गया तो कुछ ना कुछ उसकी स्मेल कम हो गई, लेकिन टोटली ख़त्म नहीं हुई। फैसला ये हुआ कि इस कमरे को बजाय ज़ाय करने के या बंद पड़े रहने से और प्रॉब्लम आए, जो स्टाफ लोग हैं या लॉन्ड्री के लोग हैं वो इसको अपने यूज़ में ले आएँ और इसको इस्तेमाल करें। रात को बेशक ना करें लेकिन दिन के टाइम पे इसको इस्तेमाल करें। खुला रहे, रात को भी खुला रहेगा लेकिन यूज़ होता रहेगा। लोग आएंगे, स्प्रे करेंगे, आएंगे जाएंगे, रोज़ सफाइयाँ होंगी, ये ठीक हो जाएगा। जब लॉन्ड्री और इस तरह का स्टाफ और जो लोग थे, जब उनको वो रूम मिला और उन्होंने अपने पास रखा तो उस रूम को जैसे ही वो इस्तेमाल में लेके आए तो उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम, टाइम भी देखना होता मुझे, प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद जब उन्होंने अपने इस्तेमाल में उस रूम को ले आए, उसकी स्मेल टोटली ख़त्म तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी सी अब भी बाकी थी, काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था वो चीखों का था, वो रोने का था, बच्चों के नज़र आने का था और माँ बाप जो उन बच्चों के थे उनके भी नज़र आने का सिलसिला था, जो लोगों को बाकायदा नज़र आने शुरू हो गया। शुरू में कंप्लेन की थी उस स्टाफ के उन लोगों ने जो उस कमरे में रह रहे थे, उनको उस कमरे के अंदर भी और 13वें फ्लोर के कभी उस कोने पे कभी उस कोने में, वो पांचों में से कोई ना कोई नजर आता था। जब ये कंप्लेन नीचे इकरा तक और स्टाफ ने आके बताई तो उन्होंने अपने ऊपर टॉप पे बताया, टॉप मैनेजमेंट को, कि जी इस तरह हो रहा है। उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उनका काम था नोटिस में देना, उन्होंने नोटिस में दे दिया लेकिन ये सिलसिला रुक ना सका। जब ऊपर मैनेजमेंट ने भी कहा ठीक है अब चलाना है, क्या करें, चलने दें, तो हुआ क्या, वो पहले जो कंप्लेन करने वाला स्टाफ था उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जितने भी 13वें फ्लोर पे चेक इन करके आके रहने के लिए लोग आते थे उनको आवाजें आनी शुरू हो गई। वो फिर नीचे कॉल करके कहते कि जी ये आवाजें आ रही है रोने की, चीखने की, ये क्या हो रहा है बाहर। तो अब इकरा ने क्या करना शुरू किया, ऊपर मैनेजमेंट से ऑर्डर लेके कि 13वें फ्लोर पे ही कोशिश करते कि कम से कम कस्टमर को ठहराएं, इस फ्लोर को खाली ही रखें, क्योंकि इस फ्लोर पे कंप्लेन जब बढ़ती हैं तो आपकी होटल की रेटिंग नीचे आती है। आप एक बड़ा 5 स्टार होटल होता है, रेटिंग पे ही ये लोग चलते हैं, जब रेटिंग नीचे आ जाए तो इनका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उन्होंने फैसला ये किया कि हमारा है तो बहुत बड़ा लॉस कि पूरा का पूरा फ्लोर हम बंद कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी, उन्होंने लॉस बर्दाश्त किया। अब वो कम ही कस्टमर वहाँ पे ठहराते थे, बहुत कभी मजबूरी बन जाती थी तो कोई ऐसे जहाँ पे पूरे फ्लोर पे और कहीं जगह नहीं होती थी तो वहाँ पे उनको ठहरा तो देते थे, लेकिन फिर वो शिकायत करते थे कि आवाज़ें आ रही हैं। अब जब पूरे उस पहले क्या किया कि रूम बंद था तो सिर्फ टीवी की आवाज़ आती थी, उन्होंने रूम को खून को साफ किया, रूम को आबाद किया तो 13वें फ्लोर पे आवाज़ आनी शुरू हो गई। जब उन्होंने 13वां फ्लोर ही बंद कर दिया
तो उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, उन बच्चों के रोने का, टीवी के आवाज़ का, चीखने का, चिल्लाने का, तीन बच्चों के नजर आने का, और उन मियाँ बीवी के खड़े हुए रोते हुए नजर आने का। यहाँ तक कि कई दफ़ा अब नज़र क्या आ रहा था कि वो अपने पाँव काट रहे हैं। अब कई दफ़ा नज़र आ रहा था कि उनकी गर्दनें लटकी हुई हैं और वो खड़े हुए हैं। अब कई दफ़ा कस्टमर्स को भी और स्टाफ को जो नज़र आ रहा था, वो पाँचों वो जिस तरह ज़मीन पे जिस हालत में गिरे थे और जो उनकी बॉडी का हशर हुआ था, सर का जो हशर हुआ था, उसी फटे हुए सर, उसी टूटी हुई बॉडी, फटी हुई बॉडी, वो अल्लाह माफ़ करे कैसा खौफनाक मंजर होगा, उसी जिस्म के साथ वो उस तरह खड़े होते थे। यानी जिस हालत में वो ज़मीन पे गिरे थे और जिस्म की जो हालत हुई थी, उसी हालत में कस्टमर को खड़े हुए नज़र आते। लेकिन बात जितना भी दबाने की कोशिश की गई, जितना भी कस्टमर को इधर उधर एडजस्ट किया गया, उनमें से एक कस्टमर ऐसा भी आया कि एक दिन वो अपने रूम में लेटा था तो उसको रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। तो उसने बजाय रिसेप्शन पे कॉल करने, क्योंकि रोना और चीखना चिल्लाना जो था वो इतना भयानक था, इतना खौफनाक था, तो उसके जहन में आया कि ये तो कोई काम ही कोई, उसको तो नहीं पता था इस होटल में क्या वाक़या हुआ है, वो समझा कि ये तो उसका काम है, वहाँ की पुलिस का। तो उसने बजाय रिसेप्शन के कॉल करने के उनको कॉल कर दी। सीधी पुलिस वहाँ पे पहुँची। उन्होंने कहा जी हमें उन्होंने कॉल की है, क्या माजरा है। तो जब उन्होंने माजरा बताया कि जी इस तरह चीखों की आवाज़ आती है, ये होते वो आता है सारा कुछ, और उसके बाद वो इकरा तक पहुँचे, तो इकरा को मजबूरन वो सब कुछ सच बताना पड़ा जो वहाँ पे हो रहा था। कि पहले उस रूम से, जो हमने रूम बंद किया था, उस रूम से टीवी की आवाज़ आती रही, उस रूम को खोला तो खोलने के बाद चीखने चलाने की आवाज़ आई। जब हमने 13वां फ्लोर ही बंद किया तो फिर बाकी फ्लोरों पे भी आवाज़ जानी शुरू होगी। तो इकरा कहती हैं कि उस वक्त मदर साहब मैं आपको नहीं जानती थी, आपका प्रोग्राम भी 2019 में मैं नहीं देखती थी, ना आपका ऑफ कैमरा आता था। मुझे पता होता तो मैं घबराती ना थी। शायद वो आवाज़ें जो रोने की चीखने की थी मेरे कानों ने क्लियर सुनी, वो टीवी की आवाज़ क्लियर थी, मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती। लेकिन उस वक्त क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट में थी, अभी भी मैनेजमेंट में हूँ, मैं इस खौफ, इस डर की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं किया। शायद कुछ चीज़ें अभी भी मेरे पुराने फ़ोन के अंदर मौजूद हैं, मैं आपके लिए निकाल सकती हूँ। तो इकरा जी मैं आपसे कहूँगा इसको ज़रूर निकाल के मुझे भेजिए, ये मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में लोगों को भी सुनाऊंगा, जो जो कुछ भी आपके पास इस तरह का है। अब वहां घोस्ट हंटिंग एज सच बाकायदा परमिशन ली जाए तो फिर इजाज़त है, वैसे वो लोग इस तरह की बातों की इजाज़त वहां की जो CID है इजाज़त नहीं देती UAE की। सो अब वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन करता तो बात क्लियर हो जाती। सो किसी ने इस तरह मामले को देखा भी नहीं। इकरा चाहती थी वो किसी को बुला सके। वो कहती है सर मैं आपसे राब्ते में नहीं थी, और भी बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ, मुझे आपका शो अच्छा लगता है, मैं आपकी फ़ैन हूँ, और मुझे बाकी शो, उन्हें क्लियर कहा मैं बाकी शो नहीं देखती, मुझे सारे झूठ लगते हैं, एक आपका शो है जो वाहिद सच्चा है, जो रियल है, मैं आपसे रब्ता करती। तो आपसे रब्ता नहीं हो सका मेरा उस वक्त, वरना मैं आपसे ज़रूर मैं परमिशन लेके अपनी मैनेजमेंट से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाती उस होटल के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं करवा सके। तो पुलिस ने देखा ये तो घोस्ट का मसला है, ये तो जिन्नात का मसला आ गया है, ये तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये तो वो हिडन मखलूक है जो नज़र नहीं आती लेकिन लोगों को डरा रहा है। तो उसके बाद वहाँ की पुलिस CID ने फैसला किया कि इस होटल को इस वजह से बंद कर दिया जाए कि यहाँ पे जिन्नात का, हमजाद का कब्ज़ा है, और उसके बाद उस होटल को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी तक शारजा के अंदर वो होटल 5 स्टार या 7 स्टार जो होटल है, मैं उसको खुद ही नहीं बता रहा, वो इस वक्त बंद है। उसकी जो दूसरी ब्रांच है, इकरा जो है उनका ऑफिस शारजा वाले होटल के अंदर था, क्योंकि वो शारजा में ही रहती थी। लेकिन जब वो होटल बंद कर दिया गया तो अब वो दुबई के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने अपना ऑफिस भी दुबई वाले होटल में बना लिया और वहीं पे वो काम कर रही हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा जो मुझसे पूछेंगे कि मरने के बाद तो रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, वो तो सारे मर गए थे, तो फिर वो कौन था? तो जो हमेशा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब इंसान पैदा होता है तो शैतान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, सेम उसकी डिटो कॉपी बिल्कुल उसी तरह का होता है, उसका हमजाद होता है। हमजाद सारी ज़िंदगी आपके साथ जुड़ा रहता है। जब आप मर जाते हैं तो वही कब्रिस्तान में बैठा होता है और वही उन तमाम जगहों पे भटकता है जहाँ पे आप रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे। तो लोग उसको ये कहते हैं ये उसकी रूह फिर रही है, क्योंकि वो सेम आपकी तरह का होता है। तो वो रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, वो उसका हमजाद होता है जो वहाँ पे फिर रहा होता है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया था अगले जन्म में आने के लिए, तो असल में उन्होंने उस हमजाद को भी बेचैन कर गए थे जो
इस तरह उनको जाते देख, इस तरह इस दुनिया को छोड़ते हुए हमजाद से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आज वहाँ पे जो कुछ भी उनको नज़र आ रहा है तो वो उनकी रूहें नहीं हैं बल्कि उनके हमजाद हैं। उन तीनों बच्चों के हमजाद उसी तरह के, उसी एज के, और उन दोनों मियाँ बीवी का अलग अलग मेल और फीमेल हमजाद जो वहाँ पे नज़र आ रहा था। अगर मुझे इजाज़त देते हैं ये लोग, इकरा जी मैं आज भी आपसे कहूँगा, उनसे पूछिए मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं इस होटल के अंदर अपनी टीम के साथ आके ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ और एक और भी इंशाअल्लाह ताला ये दावा करके आता हूँ कि आप लोगों को उस होटल को क्लियर करके दे सकता हूँ। वो होटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ की हुकूमत से परमिशन लेना वो आपका काम है, क्योंकि मैंने पहले भी यूएई में प्रोग्राम करना था तो परमिशन की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका था। वहाँ से परमिशन लीजिए, उस होटल को क्लियर करके देना मेरा काम है। जितने दिन कहेंगे मैं वहाँ पे रहूँगा, जो मेरे साथ रहना चाहे वो खुद कहेंगे जी अब कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ताकि आपका होटल वो चल सकता है। बाकी सवाल का जवाब मैंने दे दिया। वो असल में उनके हमजाद हैं जो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं उन हमजाद को वहाँ से भेज सकता हूँ अगर आप लोग मुझे कहें तो। मैं इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ पे शो